इस वीडियो के माध्यम से हम आयकर अधिनियम में एक हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ, फर्म या व्यक्तियों के समुदाय और एक कंपनी की निवासीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। एक हिंदू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति के संबंध में तीन परिस्थितियां होती हैं। जिस प्रकार वेष्टि करदाता के लिए तीन परिस्थितियां होती हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, उसी प्रकार एक एचयूएफ के लिए भी तीन परिस्थितियां होती हैं। वह साधारण निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा या अनिवासी होगा। एचयूएफ के लिए भी आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें दी गई हैं। आधारभूत शर्तों में दो शर्तें हैं। पहली है हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो, यानी कि उसके परिवार के जो काम है, वर्किंग है, उनका प्रबंध और नियंत्रण कहाँ हो? भारत में पूर्ण रूप से हो। दूसरी शर्त में यदि भारत में आंशिक रूप से स्थित है, हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप में हो, ये दूसरी कंडीशन भी है। और अतिरिक्त शर्तों में जो एक वेष्टि करदाता के लिए अतिरिक्त शर्तें हैं, उन्हीं दोनों को लिया गया है। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, यानी कि वहाँ कौन था? वेष्टि करता था ये, और यहाँ हिंदू अविभाजित परिवार का जो कर्ता का मतलब है उसका मेन जो व्यक्ति होता है, जो डिसीजंस लेता है, उसको कर्ता बोलते हैं। तो हिंदू विभाजित परिवार का कर्ता जो है, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। इसी प्रकार दूसरी अतिरिक्त शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। यानी ये दोनों कंडीशन वही हैं जो एक वेष्टि करदाता के लिए होती हैं कि वेष्टि करदाता को खुद करनी पड़ती हैं, ये शर्तें पूरी खुद को करनी पड़ती हैं। जबकि हिंदू अविभाजित परिवार में ये एडिशनल कंडीशंस हैं, ये उसके कर्ता के लिए लागू होती हैं, जो उसका कर्ता होता है, मेन व्यक्ति होता है, उस पर लागू होती हैं। अब निवासी कौन होगा? साधारण निवासी किसको मानेंगे? जो आधारभूत शर्त में से कोई एक शर्त पूरी करे, कम से कम कोई एक शर्त पूरी करे और अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करे, तो वो साधारण निवासी समझा जाएगा। इसी प्रकार असाधारण निवासी क्या होगा? जो आधारभूत शर्तों में कोई एक या दोनों शर्तें तो पूरी करता है, एक या दोनों शर्त पूरी करता है, किंतु अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक या दोनों पूरी नहीं करता। यानी आधारभूत शर्त तो पूरी कर रहा है, किंतु अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक या दोनों पूरी नहीं कर रहा, तो वह असाधारण निवासी हो जाएगा। और अनिवासी कौन सा होगा? जो आधारभूत शर्तों को पूरी नहीं कर पा रहा है। अनिवासी कौन होगा? आधारभूत शर्तों को पूरी नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात है कि उसके लिए ये महत्वहीन होगा कि वो अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर रहा है या नहीं। एक तालिका के द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति को समझाया गया है। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति एक वेष्टि करदाता की निवास स्थिति से लगभग मिलती हुई है। उसमें जो आधारभूत शर्तें हैं, उनके स्थान पर हिंदू अविभाजित परिवार में आधारभूत शर्त यह दी है कि उसका प्रबंध या नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में हो, या उसके परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से हो। यानी अगर परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर होने पर ही वो अनिवासी माना जाता है, बाकी हमेशा निवासी साधारण निवासी या असाधारण निवासी होगा। अतिरिक्त शर्तों में दोनों कंडीशन वही हैं जो एक वेष्टि करदाता के लिए हैं, पूरी करनी पड़ती हैं, इसके एचयूएफ के कर्ता को पूरी करनी पड़ती हैं। इस संबंध में ये स्पष्टीकरण समझना आवश्यक है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में प्रबंध और नियंत्रण से अभिप्राय क्या लेंगे? कि प्रबंध एवं नियंत्रण से अभिप्राय ये लेंगे कि परिवार के नीति संबंधी दिशा निर्देश देने और नियंत्रण की शक्ति कहाँ पर स्थित है। मतलब प्रबंध और नियंत्रण का मतलब है परिवार के नीति संबंधी जो पॉलिसी मेटर्स हैं, उनके डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर कहाँ पर है। सामान्यतः किसमें होती है पावर?
ये माना जाता है कि परिवार का जो मुखिया होता है, कर्ता होता है, उसमें ये पावर स्थित होती है। अतः वो जहाँ पर रहता है, वो कर्ता जहाँ पर रहता है, परिवार का नियंत्रण वहीं माना जाता है। यदि वो भारत में है तो भारत में से नियंत्रण माना जाएगा, और यदि वह विदेश में है तो विदेश से नियंत्रण माना जाएगा। दूसरे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार को, एचयूएफ को, आयकर हेतु निवासी माना जाता है। सामान्यतः क्या माना जाएगा? निवासी माना जाएगा जब तक कि वह ये सिद्ध न कर दे, मतलब परिवार ये सिद्ध न कर दे कि उसका कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत के बाहर किया गया था। यानी कि कर्ता को यह साबित करना पड़ेगा, परिवार को साबित करना पड़ेगा कि उसका प्रबंध और नियंत्रण हो पूर्णतः भारत के बाहर है। भारत में न तो आंशिक रूप से है न पूर्ण रूप से है, यानी पूर्ण रूप से भारत के बाहर है, तभी वो एक अनिवासी माना जाएगा, अन्यथा उसको सामान्यतः निवासी मानेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे कि फर्म और व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि फर्म और जो अन्य व्यक्तियों के समुदाय हैं, उनका प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से, यानी कि दोनों ही कंडीशन की है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अगर भारत में स्थित है तो वह फर्म निवासी मानी जाएगी। वह फर्म या व्यक्तियों का समुदाय क्या माना जाएगा? निवासी माना जाएगा, यदि उसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से। और यदि उसका प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित है तो वह अनिवासी फर्म होगी या अनिवासी व्यक्तियों का समुदाय होगा। फर्म या एचयूएफ की स्थिति में असाधारण निवासी नहीं होता, केवल दो ही कैटेगरी होती है, निवासी और अनिवासी। असाधारण नहीं होगा। अब प्रबंध और नियंत्रण किस तरह से माने कि वो भारत में है या भारत के बाहर है? तो ये सामान्यतः ये माना जाता है कि एक फर्म है, उसका प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से साझेदारों के पास निहित है। यदि साझेदार उसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में रहकर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो निवासी मान लेंगे, अगर वो बाहर से कर रहे हैं तो अनिवासी मान लेंगे। किंतु व्यक्तियों के समुदाय के मामले में प्रबंध और नियंत्रण एक अधिकारी के पास होता है, प्रधान अधिकारी होता है, उसी के पास होता है, तो उसके आधार पर निर्णय करते हैं। कंपनी के निवास स्थिति के निर्धारण के लिए दो कंडीशन मानी गई हैं। एक कंपनी को गत वर्ष में निवासी माना जाएगा, यानी कि निवासी तभी मानेंगे जब वह दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करते हैं। पहली शर्त क्या है कि वह भारतीय कंपनी हो, यानी भारतीय कंपनी हो और उसका समामेलन भारत में हुआ हो। भारतीय कंपनी कब मानेंगे? जब उसका समामेलन भारत में हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन भारत में हुआ हो। तो या तो ये कंडीशन पूरी कर दे वो कि वो भारतीय कंपनी है और उसका समामेलन भारत में हुआ। दूसरी कंडीशन है कि ये मान लो पहली कंडीशन पूरी नहीं कर पा रही है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? कंपनी का प्रभावी प्रबंध, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होना चाहिए, यानी कि उसका मैनेजमेंट भारत में हो, या तो वो भारतीय कंपनी हो और या उसका मैनेजमेंट भारत में हो। दोनों में से कोई एक चीज, अगर एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो कंपनी निवासी मानी जाएगी। अब प्रभावी प्रबंध कंपनी का भारत में होना चाहिए, तो प्रभावी प्रबंध से क्या मतलब है? तो प्रभावी प्रबंध से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां कंपनी का प्रमुख प्रबंध या सभी वाणिज्यिक निर्णय लिए जाने हो और जो एक व्यावसायिक सत्ता के लिए अनिवार्य हो। मतलब जो कंपनी के प्रबंध और वाणिज्यिक निर्णय हैं वो जहां पर लिए जा रहे हैं वो माना जाएगा। अब कंपनी अनिवासी कब होगी? जब वो ऊपर वाली दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, ये वो भारतीय कंपनी नहीं है, और या वो जब कंपनी का प्रबंध एवं गत वर्ष में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत के बाहर रहा हो, भारतीय कंपनी वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनिवासी समझी जाएगी। कंपनी भी जैसे फर्म या व्यक्तियों का समुदाय असाधारण निवासी नहीं होता, उसी प्रकार कंपनी भी असाधारण निवासी नहीं होती। नीचे एक तालिका के माध्यम से ये समझाया गया है कि कंपनी का निवासी स्थिति का निर्धारण को सारांश रूप में बताया गया है।
तो देखिए पहली कंडीशन में इसमें दिया है एक भारतीय कंपनी अर्थात वह कंपनी जिसका समामेलन भारत में हुआ हो। 3 कंडीशन ली हैं का वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध और पूर्णतः भारत में ही स्थित हो, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत के बाहर स्थित हो, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर रहा हो। चूंकि तीनों कंडीशन में अगर अपन ये देखें कि एक भारतीय कंपनी है या भारत में समामेलन जिस कंपनी का हुआ है, तो चूंकि उसने एक कंडीशन जो निवासी होने के लिए पूरी करनी थी वो पूरी कर दी। अब चूंकि निवासी होने की एक कंडीशन पूरी कर दी तो निवासी तो मानी जाएगी, तो इसीलिए तीनों कंडीशन में जो तीनों पॉइंट हैं उनमें तीनों में निवासी निवासी और निवासी माना गया है। उसी अब दूसरी कंडीशन क्या है, कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है यानी विदेशी कंपनी कब निवासी मानी जाएगी, वो केवल एक ही कंडीशन है, जब उस विदेशी कंपनी का प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित हो। यानी कि उसका प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित है विदेशी कंपनी का, तो फिर वो निवासी मानी जाएगी। उसका आंशिक प्रबंध भी अगर भारत में है तो वह अनिवासी होगी, और उसका प्रबंध पूर्ण रूप से भारत के बाहर है तो भी वह अनिवासी होगी। यानी वो निवासी तभी होगी जब उसका विदेशी कंपनी का भारत में पूर्णतः प्रबंध और नियंत्रण हो। जबकि भारतीय कंपनी के लिए केवल इतना होना ही काफ़ी है कि एक वो भारतीय कंपनी हो, वो निवासी मानी जाएगी। उसका चाहे प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर हो तो भी वह निवासी मानी जाएगी, क्योंकि दोनों शर्तों में से एक शर्त उसने पहले ही पूरी कर दी है। थैंक यू, धन्यवाद।